नमस्कार, मैं डॉक्टर पी.एम. त्रिपाठी, डायरेक्टर वैद ICS लखनऊ, आज अपने बहुत ही काबिल, अज़ीज़ और होनहार स्टूडेंट अमान के साथ आया हूँ। टॉपर्स टॉक टू यू की जो ये सीरीज़ है, जिसमें आप अब तक जितने भी हमारे यहाँ से IAS, IPS, PCS और गवर्नमेंट सर्विसेज में सेलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं, हम उनसे उनके बारे में जानते हैं, बात करते हैं, ताकि हमारे जो दूर दराज के इलाकों में रहने वाले स्टूडेंट सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, वो जो किन्हीं वजहों से गाइडेंस नहीं ले सकते या जिनके घर में इस तरीके की दिक्कतें और परेशानियां हैं कि उनको अपनी तैयारी करने में समझ में नहीं आता कि कैसे वो तैयार करें, तो ये टॉपर्स टॉक टू यू की जो सीरीज़ है वो ऐसे स्टूडेंट्स को बहुत हेल्प करती है। और इस वजह से हम रेगुलर ये कोशिश करते हैं कि जितने हमारे सेलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं, हम उनसे जानें, उनसे बात करें, उन्होंने ख़ुद कैसे तैयारी किया, उनको क्या दिक्कतें, दुश्वारियाँ, परेशानियाँ देखनी पड़ी, कैसे उन्होंने कामयाबी हासिल की, और अगर उन्होंने कामयाबी हासिल की है तो आप भी कर सकते हैं। जो आप इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, तो इस चैनल के ज़रिए अगर आपकी तैयारी में हम लोग कुछ मदद कर सकते हैं तो हमारा मकसद पूरा हो जाएगा। तो टॉपर्स टॉक टू यू में टॉपर की ज़ुबानी और टॉपर की कहानी ख़ुद उनसे ही सुनिए। अमान, सबसे पहले तो अपने बारे में कुछ बताइए, ताकि हमारे स्टूडेंट्स जो देख रहे हैं आपको वो जान सकें। सर, मेरा पूरा नाम मोहम्मद अमान है। मैंने अपनी स्कूलिंग लखनऊ में ही कंप्लीट करी है। लखनऊ में CMS राजेंद्र नगर ब्रांच, और फिर कुछ अपना सेंट जोसेफ मॉन्टेसरी स्कूल राजीपुरम से करी है। उसके बाद आई हैव डन सिविल इंजीनियरिंग सर। UPTU से मैंने सिविल इंजीनियरिंग की है। वेरी गुड, वेरी गुड। ग्रेटर नोएडा से। एंड देन सर फिर वहीं से 4th ईयर में आई थॉट कि मतलब आई शुड गो फॉर सिविल सर्विसेज। पहले से ही एम था सर, लेकिन फिर ऑक्यूपेशनल सिक्योरिटी का सिस्टम था कि मुझे BTech करना चाहिए, उसके बाद फिर अपने एम को परस्यू करना चाहिए। तो उसके बाद सर मैंने सिविल इंजीनियरिंग से BTech कंप्लीट करने के बाद मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी सर। प्रिपरेशन स्टार्ट करते वक्त बहुत ज़रूरी है कि आप पहले पूरा सिलेबस देखें। तो मैंने सर सिलेबस ही देखा, क्योंकि अगर सिलेबस ही पता हो, UPSC का हो चाहे UPPSC का हो, तो आधा कम ऑलमोस्ट हो जाता है पूरा। बिल्कुल। तो सर जैसे सिलेबस देखिए, वेल बिगन इज हाफ डन। वेल बिगन इज हाफ डन, एग्जैक्टली सर। तो सिलेबस देखा उसमें, और सिलेबस के बाद जब आप देखिए, उसके बाद आपको रेफरेंस बुक्स, तो मैंने रेफरेंस बुक्स देखी कि इसमें कौन कौन सी रेफरेंस बुक्स हैं, कौन कौन सी फेमस बुक्स हैं जो बहुत सालों से लोग पढ़ते आए हैं। और फिर सर मैंने मुझे एक ये था कि इट्स नॉट प्री कम मेंस सर, ये पेपर है मेंस कम प्री, कि पहले आपको मेंस की तैयारी करनी है। हाँ, लेकिन लोग गलती करते हैं कि प्री कम क्वालिफाई करेंगे तब मेंस देंगे। बिल्कुल सही बात। तो मेंस कम प्री एक अप्रोच होनी चाहिए सर, क्योंकि मेंस इज मैराथन और प्री आप कह सकते हैं 100 मीटर रेस है। कहें कि प्रीलिम्स मेंस का ही सबसेट है। अगर आप तैयार करेंगे तो प्रीलिम्स अपने आप तैयार। बिल्कुल सर, कि जो भी फैक्ट्स हैं और फिगर्स है वो मेंस से भी मेंस की प्रिपरेशन, थरो प्रिपरेशन से भी प्रीलिम्स ऑलमोस्ट 70-60% हो जाता है। और जो उसमें रह जाता है वो करंट अफेयर्स हो गया सर। तो करंट अफेयर्स आप जो मंथली मैगजीन्स आती हैं उससे कंप्लीट करें, या फिर जो ईयरली भी मैगजीन्स आ जाती हैं। और फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स में यही है कि सर आप कितनी टेस्ट सीरीज़ आप लगा रहे हैं, कितना ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस है। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा आप एलिमिनेशन पे ध्यान देंगे सर, उतना ज़्यादा अच्छा होता है एलिमिनेशन पे, प्रीलिम्स में। वेरी ट्रू। अब अमान, अक्सर मैंने देखा है हमारे बहुत अच्छे स्टूडेंट्स बड़ी मेहनत भी करते हैं, पढ़ने में भी अच्छे हैं, मेहनत में भी कोई कमी नहीं है, लेकिन आंसर राइटिंग में वो मात खा जाते हैं, खासतौर से मेन एग्ज़ाम में। बिल्कुल सर। तो आप हमारे स्टूडेंट्स को ये भी बताइए कि आपने आंसर राइटिंग क्या और कैसे सीखा, और क्या स्टूडेंट्स को आप कहना चाहेंगे कि आंसर राइटिंग के लिए कितनी प्रैक्टिस ज़रूरी है, कितने क्वेश्चन आंसर्स पिछले साल के उन्हें सॉल्व करने चाहिए, और आंसर राइटिंग में किन खास बातों पर ध्यान देना चाहिए? सर आंसर राइटिंग एक आर्ट है सर। पहले तो इस आर्ट को थोड़ा सा इस पे वर्क करना होगा पहली बात तो, क्योंकि क्वेश्चंस वी डोंट नो कि कौन से आने वाले। नेचुरल। एग्जैक्टली सर। तो मुझे ऐसा लगता है मैंने भी बहुत गलती की सर, कि मैं पहले ज़्यादा प्रीलिम्स पे फोकस करता था, तो इसीलिए मेंस में जब 2-2.5 महीने बचते तो आंसर राइटिंग इतनी अच्छी नहीं हो पाती। गलतियों से ही आदमी सीखता है। एग्जैक्टली। सुरखुरू होता है इंसान ठोकरें खाने के बाद। बिल्कुल सर। रंग लाती है हिना पत्थर पे पिस जाने के बाद।
उसके बाद जब सर मैं अनसक्सेसफुल रहा मेंस में पहले अटेम्प्ट में, तो उसके बाद सर मैंने कहा कि मेंस की प्रैक्टिस अच्छे से करनी होगी। मेंस के आंसर्स पेपर 1 के हिसाब से कि GS1 है, GS2 है, फिर GS3 है। 2013 से ऑलमोस्ट सबका पैटर्न बदला था सर यूपीएससी का, फिर 2017-18 से यूपीपीएससी का। तो वहाँ से जो क्वेश्चंस आए हैं GS1, 2, 3, 4 में, वो मैंने कलेक्ट किए और मैंने उनको सब्जेक्ट वाइज बांटा और खुद रजिस्टर पे पहले क्वेश्चंस लिखे मैंने सर। जैसे मान लीजिए अगर ज्योग्राफी के क्वेश्चंस है 2013 टू 2020 यूपीपीएससी और यूपीएससी दोनों, तो सर मैंने खुद अपने हाथों से पहले इन क्वेश्चंस को लिखा। उसके बाद फिर देखा मैंने क्वेश्चंस को दोबारा कि मतलब इसमें अब मैं क्या क्या डाल सकता हूँ, क्या क्या कर सकता हूँ, क्या क्या सोच सकता हूँ। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन आया था कि 2015 या 2016 में था कि लॉर्ड डलहौजी वाज आल्सो टू सम एक्सटेंट द मॉडर्न ऑफ आर्किटेक्ट इंडिया, आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया, आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया, और ऐसे ही कुछ था सर। तो अब अगर हम सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री की बुक पढ़ के जाएंगे तो हमको लगेगा लॉर्ड डलहौजी को एक नेगेटिव शेड में ही हम लोग लेंगे हमेशा। हाँ, उनकी एनेक्सेशन पॉलिसी को भी हम लोग ध्यान में रखते हैं। लेकिन सर वहाँ पर क्वेश्चन जैसे कहा था कि ही इज़ एन आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया, तो डेफिनेटली कुछ रेलवे, पोस्ट ऑफिस, उसमें रेलवे, पोस्ट ऑफिस, फिर यूनिवर्सिटीज़ 3 प्रेसिडेंसीज में भी स्टार्ट करी थी टू सम एक्सटेंट, और जो प्रिंसली रूल था वो भी कुछ हद तक ख़त्म किया ताकि मॉडर्न एक स्टेट्स बन सके। तो ये भी सर ये सब, तो हमें अपनी इमेजिनेशन ब्रॉड करनी होगी। लिखने से पहले सोच लें क्या क्या है, क्योंकि वहाँ टाइम मिलेगा नहीं। तो अपना आराम से जब भी, यहाँ पर भले आपको 4 घंटे लगे, 5 घंटे लगे, पर क्वेश्चंस कंप्लीट होने चाहिए अच्छे से। बिल्कुल सही। तो आप सोचिए, उसको 15 मिनट लग रहा है, सोचिए क्या लिख सकते हैं डलहौजी में और क्या क्या किया था कि मॉडर्न आर्किटेक्ट कहा जाता है। इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज, टेलीग्राफ, स्टीमर्स, और प्रेसिडेंसीज, यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंसी में मद्रास में, कलकत्ता में और आगरा में। पोस्ट ऑफिस का भी कुछ एक्ट था, फिर लेक्स लोकाई एक्ट, मतलब टोटली। तो ये सब आप जितना लिखेंगे, इन एंड में हम कंक्लूजन ये कर सकते हैं कि नो डाउट ही वाज द मॉडर्न आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया, पर ही डिड मोर हार्म टू द कंट्री रादर देन बीइंग द ट्रू रिप्रेजेंटेशन ऑफ द क्राउन। केवल नेशन बिल्डिंग ही नहीं कर रहे थे, Exactly, वो ब्रिटिश राज को मजबूत कर रहे थे। जी सर। तो ऐसे ही ज्योग्राफी के फिर मैंने कलेक्ट किए सर, उनको देखा कि उसमें क्या लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं। ऑप्शनल के लिए हम ये कर सकते हैं सर कि ऑप्शनल भी वही है सर, पिछले 10 साल के क्वेश्चन हम उठा के कलेक्ट करें सर, उनको अच्छे से प्रैक्टिस करें। पैटर्न बदल रहा है, क्वेश्चंस नए बन रहे हैं, तो इसके लिए ज़रूरी है कि क्वेश्चंस पुराने वाले तो लगा लें। उसके बाद नए प्रैक्टिस के लिए आप थॉरली पढ़ना पड़ेगा, करंट अफेयर्स रिलेटेड पढ़ना पड़ेगा। कोई सा भी ऑप्शनल है आजकल उसको बहुत डायनेमिक अप्लाइड कर दिया है, खासकर पेपर 2 जो होता है ऑप्शनल का, वो सर काफ़ी अप्लाइड होता है। बिल्कुल ठीक बात। तो बिल्कुल जैसे एंथ्रोपोलॉजी है फॉर एग्जांपल, तो कोविड रिलेटेड क्वेश्चंस बन सकते हैं फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी में, कि जेनेटिक्स एक पार्ट है एंथ्रोपोलॉजी में, यूनिट 9 काफ़ी बड़ी यूनिट है, तो उसमें काफ़ी क्रोमोसोम्स, एबरेशन, इन सब के बारे में है। तो उसमें जीनोम सीक्वेंस, इन सब के बारे में काफ़ी अच्छे से, रिकॉम्बिनेंट डीएनए के बारे में है। तो कोविड से रिलेटेड हम पढ़ सकते हैं उसमें सर, कि हर सब्जेक्ट में कोरिलेशन, एप्लीकेशन और करंट से जोड़ करके उसका आंसर लिखना, बिल्कुल ये बेहद ज़रूरी है। 2-3 महीने तो सर 3-4 महीने एग्जैक्टली आपको सिर्फ आंसर राइटिंग ही करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। अच्छा अमान, मेरा आखिरी सवाल आपसे है कि हमारे जो माइनॉरिटी के स्टूडेंट्स हैं, जी सर, वो सिविल सर्विसेज में कम आते हैं, या जैसी कि सच्चर रिपोर्ट है या रंगराजन रिपोर्ट है, जस्टिस रंगनाथ मिश्रा की रिपोर्ट है, तो कैसे उनको प्रोत्साहित किया जा सकता है, उनको, उनके घर वालों को, कि आप अपने बच्चों को तालीम हासिल करवाएं और उनको भी भारत की सिविल सर्विसेज में, स्टेट की सिविल सर्विसेज में वो आगे बढ़ें, तरक्की करें और देश के निर्माण में, भारत के उज्जवल भविष्य में अपना योगदान दे सकें। उनका कंट्रीब्यूशन भी बेहद ज़रूरी और बेहद अहम है। तो मैं समझता हूँ कि आप उनके लिए एक रोल मॉडल हो सकते हैं। आप उनको कुछ टिप्स दें, वर्ड ऑफ मोटिवेशन दें कि हमारे बहुत ज़्यादा तादाद में अक़लियत के तमाम बच्चे और बेटियाँ, लड़के लड़कियाँ इस कौम के, मुल्क के तामीर में अपनी अपनी जो भी योगदान दे सकते हैं, कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, वो दें।
सर फैमिलीज़ को पहले समझना होगा कि एक बैलेंस्ड अप्रोच करनी होगी। जो भी एजुकेशन है, जो रिलीजियस एजुकेशन है, रिलीजियस स्क्रिप्चर्स हैं, डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है, ताकि बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, ताकि हमें पता चले हाँ, अपने दीन, कि अपने धर्म के बारे में दीन और जानना। धर्म के बारे में। पर वी हैव टू बी ऑलवेज प्रोग्रेसिव। हाँ, हमें हमेशा प्रोग्रेसिव रहना होगा। मॉडर्न एजुकेशन भी बिल्कुल उतनी सर, ज़रूरी है। मॉडर्न और लिबरल एजुकेशन हमें बहुत ज़रूरी है सर। बिल्कुल बिल्कुल हम रिग्रेस नहीं हो सकते, हम रिग्रेसिव सोच नहीं रख सकते, हमें प्रोग्रेसिव रहना है। बिल्कुल ठीक बात। वी आर इन द 21st सेंचुरी सर, तो हमें मॉडर्न एजुकेशन की सख्त ज़रूरत है। जैसा कि सच्चर कमेटी ने भी कहा था कि एजुकेशन इज़ द पेनिकिया सर। महात्मा गांधी ने भी कहा था, सब ने यही कहा है कि पेनिकिया किसी चीज़ का है जो बैकवर्डनेस का है। मुझे याद आता एजुकेशन है सर। कि कुरान, जब कुरान साहब की हम तिलावत करते हैं जी सर, तो सबसे पहला लफ्ज़ ही इक़रा आता है, बिल्कुल। और उसमें उन्होंने कहा है कि अगर पढ़ाई और इल्म हासिल करने के लिए चीन भी जाना पड़े तो जाना चाहिए। तो बिल्कुल चीन जाना का मतलब था कि दुर्गम और कठिन जगह और पर भी कठिन डिफ़िकल्टी सर्कमस्टांसेस में, बिल्कुल सर। तो इसका सर यही निवारण है कि मतलब एजुकेशन कंप्लीट होनी चाहिए पहले 12th तक। बहुत बच्चे मैंने देखे हैं माइनॉरिटीज़ में जो 12th तक एजुकेशन भी नहीं कंप्लीट कर पाते ड्यू टू डेफिनेटली सम प्रॉब्लम्स, सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, दैट इज़। पर मुझे लगता है आजकल गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम्स दी हैं, निकाली हैं माइनॉरिटीज़ स्टूडेंट्स के लिए, और मैं हर माइनॉरिटी सेक्शंस की बात कर रहा हूँ। तो उसका उस अपॉर्चुनिटी को ग्रास्प करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। और 12th बिल्कुल कंप्लीट करना चाहिए, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो। लड़की के लिए खासकर कि इफ़ यू एजुकेट अ वुमन यू एजुकेट जनरेशंस। बिल्कुल। तो अगर एक मुस्लिम गर्ल एजुकेट होगी तो वो जनरेशंस को आगे एजुकेट करेगी, दैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट सर। तो 12th डेफिनेटली कंप्लीट कराना है, फिर लेट हर थिंक, लेट हिम थिंक व्हाट दे वांट टू डू। बल्कि ग्रेजुएशन तक तालीम ज़रूर हासिल बिल्कुल करना सर, चाहिए। लेकिन ऐसा मैंने इसलिए कहा है इंटरमीडिएट सर, क्योंकि इंटरमीडिएट तभी के एजुकेशन बहुत कम है माइनॉरिटी सेक्शन और में अब तो खासकर। न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है बिल्कुल। 5+3+3+4 आ चुकी है, तो ये बेहतर होगा कि हमारे नौजवान वो किसी भी सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड के हों, किसी भी फेथ और रिलीजन के हों, जी, किसी भी जगह पर हों, तालीम ज़रूर हासिल करें, पढ़ाई लिखाई ज़रूर करें और आगे बढ़ें। ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए तालीम, तजुर्बा, ये दोनों बहुत ज़रूरी है। एग्जैक्टली सर। सो ऑल माई गुड विशेस टू यू। थैंक यू सर। और मैं उम्मीद करता हूं कि अगला टॉपर स्टॉक हमारा जब होगा तो आप यूपीएससी टॉप करके आएंगे। बिल्कुल सर। अभी आपने स्टेट सिविल सर्विसेज टॉप किया है, और मेरी उम्मीद है और ऊपर वाले से मेरी प्रार्थना है, दुआ है कि आप यूपीएससी में भी विद फ्लाइंग कलर्स पास होके आए। बिल्कुल सर, इंशाल्लाह। शुक्रिया, थैंक यू।